अगर आज के टाइम पे तुम किसी भी एक कैजुअल फुटबॉल फैन की बात करोगे और जब ये बात आएगी इस चीज पे कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दुनिया का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम प्रेसिडेंट कौन होगा, तो सबका आंसर यहाँ पर फ्लोरेंटिनो पेरेज होगा। भाई एक बंदा जिसने यहाँ पर पिछले 5-6 साल की बात करें तो रियल मैड्रिड को सबसे बड़ा क्लब बनाया, चाहे रेवेन्यू वाइज की बात करें या फिर स्टेटस वाइज की बात करें। यहाँ पे किलियन एम्बापे, विनीसियस, बेलिंगम, रोड्रिगो, कामाविंगा, तमाम ऐसे प्लेयर्स को एक टीम में बिना किसी हेजिटेशन के और बिना किसी अप्रोर या फिर किसी कंट्रोवर्सी के साथ में लाके एक एवेंजर्स बना दी। लेकिन तुम इमेजिन कर सकते हो एक टाइम ऐसा भी था आज से लगभग 15-20 साल पहले जब इसी फ्लोरेंटिनो पेरेज ने अपने ही करतूतों की वजह से, अपने ही बनाए गई एक एवेंजर टीम की वजह से रेजिग्नेशन देना पड़ा और खुद उसने सबके सामने अपनी गलती को माना था। आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि रियल मैड्रिड, मॉडर्न रियल मैड्रिड की पहली गैलेक्टिको कैसे कंट्रोवर्सी और फ्लॉप्स के चलते दुनिया के ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट को भी झुका दिया था। अब देखो इस कहानी की स्टार्ट होती है यहाँ पर 2000 में, जब फ्लोरेंटिनो पेरेज पहली बार रियल मैड्रिड के ऑफिस में आते हैं और रियल मैड्रिड में तब कहीं ना कहीं काफी सारी चीजें थोड़ा सा यहाँ पर अच्छी नहीं जा रही थी। लेकिन फ्लोरेंटिनो पेरेज ने अपना बिजनेस माइंड जो लगाया था उसके चलते उसने रियल मैड्रिड में एक सडन ड्रास्टिक चेंजेस लाए। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर जो ट्रेनिंग कैंप था उसको ही सेल कर दिया और पूरा का पूरा यहाँ पर जो डेट था जो कि लगभग 400 मिलियन के आसपास था उसको एक साथ निपटा दिया। इसी के साथ यहाँ पर फ्लोरेंटिनो पेरेज जब आए थे प्रेसिडेंट के तौर पे तो आए भी बड़े धूमधाम और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी के साथ आए थे, और एक ऐसी कंट्रोवर्सी जिसने आर या पार वाली एक सिचुएशन क्रिएट कर दी थी। और इसमें उन्होंने पंगा लिया था यहाँ पर FC बार्सिलोना, रियल मैड्रिड के सबसे कट्टर राइवल से, और उसका सबसे बड़ा प्लेयर इन्होंने कहा था कि मैं उठा के लाऊंगा और उन्होंने एग्जैक्टली ऐसा किया। वो पूरा का पूरा टॉपिक किसी और एपिसोड के लिए बचा के रखते हैं, लेकिन स्टार्टिंग तो यहीं से होगी थी जब फ्लोरेंटिनो पेरेज ने कहा था कि मैं ना ही सिर्फ लुइस फीगो को लेके आऊंगा बल्कि मैं हर एक समर एक ऐसा प्लेयर लेके आऊंगा जो कि रियल मैड्रिड को ग्लोबल फेस पे बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। ऐसे में स्टार्टिंग हुई यहाँ पर लुइस फीगो की, जो कि हम 2000 की बात कर रहे हैं जब 60 मिलियन यूरोज में लुइस फीगो को लाया गया। इन्फ्लेशन का देखोगे तो कितना बड़ा अमाउंट होता है। इसी के साथ यहाँ पर अगर जिनेदिन जिडान की बात करें तो 2001 में उनको 73.5 मिलियन यूरोज, ये 2001 की बात कर रहे हैं, आज से लगभग 23 साल पहले। इसी के साथ यहाँ पर 2002 में इंटर से रोनाल्डो नजारियो को लाया गया फॉर 45 मिलियन यूरोज। 2003 में यहाँ पर डेविड बेकहम को, जो कि कहा जाता है कि गैलेक्टिको सबसे बड़ा फेस जो था, सबसे बड़ा मार्केटेबल जो पॉइंट था वो यहाँ पर डेविड बेकहम ही था। उसके साथ यहाँ पर उसी टीम में इकर कसियास थे, उसी टीम में राउ गोंजालेस थे, उसी में यहाँ पर आगे जाके हमको द ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ रियल मैड्रिड हिस्ट्री सर्जियो रैमोस भी हमको देखने को मिले, और यहाँ पर रॉबर्टो कार्लोस पहले से ही थे। यहाँ पर माकेलेले का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे डाउनफॉल में, जिस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से गैलेक्टिको कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अब देखो फ्लोरेंटिनो पेरेज ने अपने रेजिग्नेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज को खुद कहा कि यहाँ पर मैं आज भी एक भी सेकंड के लिए रिग्रेट नहीं करूंगा कि ये जो टीम मैंने बनाई है ये बेकार बनाई है। उन्होंने कहा कि इस टीम में वो कैपेबिलिटी थी और इस टीम ने दिखाया भी है कि सबसे खूबसूरत फुटबॉल कैसे खेला जाता है। 2000 की बात करें, 2001 में यहाँ पर ला लीगा जीता था रियल मैड्रिड ने, 2002 में चैंपियंस लीग जीता था और 2003 में एक बार फिर से ला लीगा जीता था। तो गैलेक्टिको के पहले 3 साल तो ये पूरी तरीके से बहुत ही बॉम्बास्टिक सक्सेसफुल जा रही थी। इसी के साथ यहाँ पर डेट भी क्लियर हो गया और रियल मैड्रिड को ग्लोबल और द बिगेस्ट क्लब भी बना दिया था अगर हम रेवेन्यू की बात करें। तो ऐसे में सारी चीजें सही जा रही थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अगले 3 साल लगभग 2007 तक रियल मैड्रिड को ट्रॉफी के लिए तरसना पड़ गया और इस सारे के सारे प्लेयर फिर भी वहीं थे। देखो यहाँ पर हमको बात करनी पड़ेगी 5 ऐसे रीजंस की जो कि मेरे को लगता है कि सबसे बड़े यहाँ पर पॉइंट थे, जिसकी वजह से खुद फ्लोरेंटिनो पेरेज, एक ऐसा बंदा जिसको दुनिया की कोई फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या किसी फुटबॉल बंदे की बात करें, वो झुकता नहीं है, लेकिन वो अपने आप से हार गया। सबसे पहला रीजन था यहाँ पर आया 2003 में। यहाँ पर 2001 में ला लीगा जीतने के बाद, 2002 में UCL जीतने के बाद, 2003 में फिर से ला लीगा जीतने के बाद, जब सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस रियल मैड्रिड टीम में डेफिनेटली बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं, लेकिन इस पूरे सुपरस्टार्स के जत्थे को टीम बनाने में सबसे बड़ा हाथ है यहाँ पर
विसेंटे दिल बॉस्का। ये वो मैनेजर था जो कि कहीं ना कहीं सारी ईगोस को हटके मेरिट के बेसिस पे खिलाता था, जिसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन एट द सेम टाइम उसने स्टार पावर और टैक्टिक्स का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन बना के रियल मैड्रिड को 3 सीजन में 3 बेहतरीन ट्रॉफीज दी। और जब यहाँ पर बात आई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की, तो पता नहीं क्यों फ्लोरेंटिनो पेरेज ने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने से मना कर दिया और बल्कि यहाँ पर सैक ही कर दिया। इसके जवाब में यहाँ पर उन्होंने बदले में डेल बॉस को यहाँ पर टेक्निकल डायरेक्टर का रोल दिया, जिसको उन्होंने एज ए इंसल्ट लिया और यहाँ से दोनों के रास्ते सेपरेट हो गए। उस टाइम रियल मैड्रिड में फ्लोरेंटिनो पेरेज ने मैनेजर के रोल में भी यहाँ पर एक तरीके से गैलेक्टिको साइनिंग करने की कोशिश करी थी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सर एलेक्स फर्गसन के असिस्टेंट को साइन किया था जो कि थे कार्लोस क्यूरेस, लेकिन वो भी यहाँ पर 1 साल से ज़्यादा टिके नहीं। अब यहाँ पर बात ये थी कि कार्लो क्यूरेस को जब लाया गया तो उन्होंने यहाँ पर एक पूरा फंडामेंटल सिस्टम बिठा लिया था कि उनको सारे स्टार खिलाने हैं। वो यहाँ पर हर एक बड़ी ईगो को अपने स्टार्टिंग लाइनअप में रखते थे, चाहे बैलेंस बने, चाहे उसका कोई टैक्टिकल मीनिंग बने या ना बने। चाहे बात करें हम यहाँ पर लुई फिगो या फिर राव की, या फिर बात करें हम डेविड बेकहम और बाकी प्लेयर्स की, जहाँ पर भी टैक्टिकल ओवरलैप होता था वहाँ पर फाइट होता था। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर एक भी ऐसा टाइम नहीं जाता था जब यहाँ पर सारी ईगोस को ना फिट किया गया। यहाँ पर ऐसा लगता था कि इस पूरी टीम में सिर्फ और सिर्फ उन प्लेयर्स को खिलाया जाएगा जिसकी मार्केट वैल्यू सबसे ज़्यादा अच्छी होगी। इसका मैं एक और उदाहरण देता हूँ। सैमुअल एटो के जो एक को ओनरशिप थी वो मयोर्का के पास भी थी और वो यहाँ पर रियल मैड्रिड के पास भी थी। जब रियल मैड्रिड पे साइन आया कि भाई मौका आया कि भाई हमको सैमुअल एटो साइन कर लेना चाहिए, क्योंकि पिछले 5 साल में मयोर्का के डोमेस्टिक टॉप स्कोरर सैमुअल एटो बन चुके थे। ऐसे में फ्लोरेंटिनो पेरेज ने कहा कि सैमुअल एटो शायद से वो चीज़ नहीं कर सकता जो कि रोनाल्डो नजारियो और राव कर सकता है। डिस्पाइट कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो सैमुअल एटो को जब बार्सिलोना ने साइन किया तो आने वाले 4-5 साल में सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल्स में, चाहे बात करें चैंपियंस लीग की या फिर ला लीगा की, उसमें सैमुअल एटो का बहुत बड़ा रोल था। इसके साथ ही यहाँ पर काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि सैमुअल एटो टैक्टिकली बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकता था रियल मैड्रिड में इन कंपैरिजन टू जो राव। और यहाँ पर अगर हम बात करें जिस तरीके से रोनाल्डो नजारियो की इंजरीज के चलते यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम बात करें एक और सिमिलर कैरेक्टर की, तो जब रोनाल्डिनियो को साइन करने की बारी आई 2003 में, तब फ्लोरेंटिनो पेरेज ने कहा कि रोनाल्डिनियो का जब फेस है या फिर रोनाल्डिनियो की जो मार्केट वैल्यू है वो कुछ रियल मैड्रिड को फायदा देगी नहीं, और इसके बदले हम डेविड बेकहम को यहाँ पर साइन करते हैं जो कि सबको पता था, जिसका आप कह सकते हो कि एक तरीके से फ्लोरेंटिनो पेरेज जो करना चाहते थे वो अचीव तो कर लिया। क्योंकि मार्केट की बात करें तो एशियन मार्केट में 40% रेवेन्यू ग्रोथ मिली सिर्फ और सिर्फ डेविड बेकहम की वजह से। मार्केटेबल एसेट की बात करें तो डेविड बेकहम की वजह से जो रियल मैड्रिड को बूस्ट मिला वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। लेकिन जब बात आई ऑन पिच परफॉर्मेंस की तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैनेजर सैक होते रहे, साल दर साल यहाँ पर बीतते रहे, सीजन बाय सीजन बीतते रहे, लेकिन यहाँ पर कभी भी रियल मैड्रिड वापस से वो ट्रॉफी वाला सीजन लेके आ नहीं पाई। इसी के साथ जो दूसरा रीजन था वो था माकेलेले। देखो ये बात तो माननी पड़ेगी कि फ्लोरेंटिनो पेरेज इस मामले में चूक गए जब उन्होंने ये चीज़ कही कि डिफेंडर्स पे वही लोग, वो चमूतिए होते हैं जो डिफेंडर्स पे पैसा खर्च करते हैं। उनके हिसाब से जो भी पूरी गैलेक्टिको साइनिंग थी उसमें कभी भी किसी डिफेंडर का कोई रोल नहीं था, कोई डिफेंडर नहीं आया। चाहे बात करें लुई फिगो की, रोनाल्डो नजारियो की, चाहे बात करें आप जिडान की, माइकल ओवन की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर किसी भी अटैकर का ही सिर्फ गैलेक्टिको का होता था, कोई डिफेंडर का रोल नहीं होता था। लेकिन इसके बाद भी पहले 3 साल में यहाँ पर रियल मैड्रिड बहुत बढ़िया तरीके से ट्रॉफी जीती। इसका एक रीजन था क्योंकि माकेलेले वहां पर था। लेकिन 2003 में जब पिछले 3 सीजन में 2 ला लीगा टाइटल और एक चैंपियन लीग जीतने के बाद माकेलेले ने कहा कि जितना बड़ा मेरा रोल है, मैं इस टीम को डिसबैलेंस होने से बचाता हूँ, मैं इस टीम को यहाँ पर एक्सपोज होने से बचाता हूँ, तो मेरा पे बढ़ना चाहिए। फ्लोरेंटिनो पेरेज ने यहाँ पर फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया कि माकेलेले का रिन्यूअल नहीं होगा। इसके बाद जब राव गोंजालेस ने यहाँ पर इस चीज़ को एंकरेज करा और बाकी रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम में भी बात हुई कि माकेलेले का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत तगड़ा है, उसको बढ़ाना चाहिए, लेकिन फ्लोरेंटिनो पेरेज ने फिर भी इस चीज़ को रिफ्यूज कर दिया। और इसके बाद यहाँ पर माकेलेले चेल्सी चले गए और 2004 और 2007 की हम बात करें तो चेल्सी में उसका जो बहुत बड़ा रोल उसने निभाया जब जोसे मोरिनो यहाँ पर चेल्सी के नए मैनेजर बने और उन्होंने बैक टू बैक प्रीमियर लीग टाइटल जीता। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर अगर एक और चीज की बात करें तो वो था इस टीम में यूनिटी नहीं। यहाँ पर 1998 में जो रियल मैड्रिड के मैनेजर बने थे, जब वापस से कार्लो क्यूरेस को सैक करने के बाद 2004 में वापस आते हैं तो वो अपना 1 साल का एक्सपीरियंस बताते हैं और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने फेस टू फेस फ्लोरेंटिनो पेरेज को कहा था कि जिस टीम को वो एक्सपेक्ट करते हैं कभी टीम उस पे खेल नहीं पाएगी,
इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि अब ये टीम सिर्फ और सिर्फ मार्केट वैल्यू पे हो गई है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल और मैं देता हूँ कि 2004 और 5 के सीजन में माइकल ओवन ने राव गोंजालेस से ज़्यादा गोल मारे थे, लेकिन फिर भी माइकल ओवन को कभी टाइम नहीं मिलता था। माइकल ओवन को यहाँ पर आने वाले टाइम में इतना कोई शाइन होने का मौका ही नहीं दिया गया। इसी के साथ यहाँ पर डेविड बेकहम की बात करें या फिर हम रोनाल्डो नजारियो की बात करें, तो कभी टीम इतनी डिसबैलेंस होती रही, और उसके साथ साथ यहाँ पर और हर समर कोई ना कोई आता जाता था कि बैलेंस का कोई हिसाब नहीं था। इस टीम में कभी टीम यूनिटी और वो कंपैशन और वो कन्विंसिंग थी ही नहीं कि रियल मैड्रिड के बैच के लिए खेलना कैसा है। ऐसा लगता था कि यहाँ पर मार्केटिंग कैंपेन चल रहा है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है कि बड़े से बड़े मार्केटेबल फेस को रियल मैड्रिड में लेके आओ, और इसके बारे में कंप्लेन तमाम मैनेजर्स ने करी थी, तमाम एनालिस्ट ने करी थी। लेकिन अल्टीमेटली साल 2006 वो वक्त था जब रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट फ्लोरेंटिनो पेरेज ने खुद इस बात को माना कि शायद से ये एक तरीके से तो गलत था, और इसकी वजह से ऑन पिच परफॉर्मेंस खराब पे खराब हुई जा रही थी। इसका एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ। 2005 की बात है, 2005 या 6 की बात है, जब यहाँ पर रोनाल्डो नजारियो ने कहा था कि आर्सेनल में रियल मैड्रिड वर्सेस आर्सेनल का राउंड ऑफ 16 का मैच था, जिसमें आर्सेनल रियल मैड्रिड को हरा देती है पहले लेग में। लेकिन रोनाल्डो नजारियो ने कहा था कि रियल मैड्रिड फैंस का मेरे को समझ में नहीं आता, रियल मैड्रिड फैंस मेरे को यहाँ पर किस तरीके से ट्रीट करते हैं, जबकि मैंने इंजरीज के चलते मैं इतने एफर्ट मारता हूँ, लेकिन फिर भी जिस तरीके से मेरे को ट्रीट करते हैं ये बहुत ही खराब है और मैं बहुत ज़्यादा डिजर्व करता हूँ। इसके बाद राव गोंजालेस ने उनको यहाँ पर रिप्लाई किया था कि रोनाल्डो नजारियो कुछ भी कह सकता है, लेकिन रियल मैड्रिड के फैन बेस के बारे में ऐसा कमेंट करना काफ़ी ज़्यादा बेकार है। इसके बाद जिस टाइम फ्लोरेंटिनो पेरेज ने जिस मैच के बाद, आई थिंक रियल मैड्रिड वर्सेस मायोर्का वो मैच था, जहां पर उसके बाद ही फ्लोरेंटिनो पेरेज ने रेजिग्नेशन दिया था अपना, उस मैच में उन्होंने बताया था कि सर्जियो रामोस ने जो कंप्लेन करी वो बिल्कुल सही थी। सर्जियो रामोस की कंप्लेन ये थी कि जब उस मैच में मैंने गोल मारा था तो मेरे साथ किसी ने मेरे सेलिब्रेट ही नहीं करा। इस टीम में टीम सेलिब्रेशन, टीम यूनिटी जैसी कोई चीज ही नहीं थी। और ऐसे में फ्लोरेंटिनो पेरेज कहते हैं कि शायद से ये बड़ी सी बड़ी ईगो, ये बिगेस्ट ईगोज को एक साथ लाने में हम एक चीज मिस कर गए कि ये टीम एज अ टीम कभी बन ही नहीं पाई। ये एक दूसरे की वैल्यू करना भूल गए। ये कहीं ना कहीं सिर्फ इस चीज को लेके बैठ गए कि ये रियल मैड्रिड को इकोनॉमिकली कितना बेनिफिट दे सकते हैं, और इनकी पर्सनल फॉलोवर्स और पर्सनल मार्केट वैल्यू रियल मैड्रिड के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है, एंड वाइस वर्सा। इसमें ऑन पिच परफॉर्मेंस सीजन बाय सीजन डिटेरिएट होती रही, और रियल मैड्रिड का फैन बेस कहीं ना कहीं एंशियस होता रहा, और इसी के चलते यहाँ पर अल्टीमेटली 2006 में रियल मैड्रिड में से फ्लोरेंटिनो पेरेज ने यहाँ पर रेजिग्नेशन दे दिया। लेकिन उसके बाद यहाँ पर 2009 में वो आए और एक बार फिर से उन्होंने अपनी गैलेक्टिको की विंडो करी थी, लेकिन उसमें एक बड़ा चेंज था। पहली बात तो फ्लोरेंटिनो पेरेज ने डिफेंडर्स पे इस बार ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था, और इसी के साथ इस पूरे गैलेक्टिको में एक ऐसा बंदा उन्होंने साइन किया था जिसको पता था कि वो मार्केट के साथ साथ ऑन पिच परफॉर्मेंस में कुछ अलग करने वाला है, जो कि शायद से इस फुटबॉल हिस्ट्री में लियोनेल मेसी के अलावा कोई और नहीं कर सकता उस बराबर पे, और वो था क्रिस्टियानो रोनाल्डो।